हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों आज की फ़िल्म है गॉडलैंड। दोस्तों ये कहानी एक प्रीस्ट की है जिसे वीरान आइसलैंड के एक सफ़र पर भेज दिया जाता है और इस सफ़र का अंत किस तरह से होता है आप इस फिल्म में देख पाएंगे। चलिए फ़िल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 19th सेंचुरी में डेनमार्क से होती है। हम एक डैनिश प्रीस्ट लूकस को देखते हैं। उसे आइसलैंड सफ़र पर भेजा जा रहा है, एक रिमोट प्लेस जहां दूर दूर तक दूसरा और कोई नहीं। काफ़ी मुश्किल टास्क और जानलेवा भी। उसके सामने बैठा फादर उसे सारी बातें समझा रहा है कि वहां जाने के बाद कौन सी सावधानी बरतनी होगी। उसके साथ एक ट्रांसलेटर को भेजा जाएगा क्योंकि लूकस को आइसलैंडिक भाषा नहीं आती, और वहां उतरने के बाद उसे एक गाइड मिलेगा जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। वो शख्स वहाँ का लोकल व्यक्ति है। उसे वहाँ के मौसम, नदियों और ग्लेशियर्स की अच्छी जानकारी है। फादर बार बार इस बात पे जोर दे रहा था कि वो आइलैंड और वहाँ के लोग डेनमार्क से बिल्कुल अलग हैं। सावधानी ही बचने का एकमात्र रास्ता है वहाँ। गर्मियों में वहाँ दिन और रात एक सा मालूम पड़ता है, बिल्कुल साफ दिन का उजाला। पर लूकस इन सारी बातों से अनजान था कि ये सफ़र उसके लिए एक चुनौती बन जाएगा। दूसरे दिन हम देखते हैं लूकस अपने ट्रांसलेटर साथी के साथ सफ़र पर निकल चुका है। वो समुद्री रास्ते से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट पर उतरेंगे जहां उन्हें वो गाइड मिलेगा जिसका जिक्र फादर ने उससे किया था। लूकस के साथ उसका कैमरा है। उस समय के कैमरा इतने आधुनिक नहीं थे। एक तस्वीर लेने में काफ़ी समय लेना होता था। ये कैमरा वहाँ के जगह और वहाँ के लोगों की तस्वीर लेने के लिए था। ट्रांसलेटर उसे कई शब्द समझा रहा था पर सारे उसके ऊपर से जा रहे थे। आखिरकार एक लंबे सफ़र के बाद वो दोनों वेस्टर्न कोस्ट उतर गए। लूकस खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। उनके साथ काफ़ी सामान भी थे जो चर्च बिल्ड करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। रात वो वहीं बीच के पास बिताते हैं। सुबह वो गाइड कई घोड़ों और कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसका नाम रगनार था। उसके पास उसका एक कुत्ता भी है जो हर वक्त उसके साथ ही रहता है। वो सभी सामानों को उन घोड़ों पर अच्छे से बांध रहे थे ताकि सफ़र में कोई रुकावट ना हो, क्योंकि ये सफ़र कई दिनों लंबा था। कई नदी को पार करना, कई पहाड़ियाँ चढ़नी थी। उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। रगनार एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। बातों से काफ़ी अजीब मालूम पड़ता है क्योंकि अभी तक उसने लूकस के किसी भी बात का साफ से जवाब नहीं दिया। वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कुछ ही देर बाद उनका सफ़र शुरू होने वाला था। लूकस को अभी से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोच रहा है काम ख़त्म कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँगा, और निकलना ज़रूरी भी था क्योंकि उसे ऐसे जगहों की आदत नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता था और दूर दूर तक बस धुंध फैली थी। ना कोई शोर, बस हर जगह खामोशी। शोर था तो बस बहती हुई हवाओं का जो कानों को चीरती हुई गुजर रही थी। सारा दिन सफ़र करने के बाद वो एक जगह अपनी झुग्गियाँ लगाकर रुक गए। आज रात वो यहीं रुकेंगे। यहाँ दिन और रात एक जैसा था। रात भी दिन की तरह बिल्कुल साफ थी। सुबह लूकस ने उठ देखा तो रगनार व्यायाम कर रहा था और उसने सफ़र के लिए काफ़ी मछलियाँ भी पकड़ रखी थी। उसके बाद वो अपने सफ़र पर निकल गए। जैसे जैसे सफ़र बढ़ रहा था, न जाने क्यों लूकस को कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उसने काफ़ी वक्त से किसी से बात भी नहीं की। सफ़र में उन्हें दो लोग मिलते हैं जो घोड़ों पर घास लाद कर ले जा रहे थे। वहाँ रगनार उनसे घास खरीदता है और उसने लूकस को पैसे देने को कहा। थोड़े सफ़र के बाद वो एक जगह रुक गए। उसके बाद लूकस और उसका ट्रांसलेटर कैमरा उठाकर आसपास की फ़ोटोज़ क्लिक करने चल दिए। वहाँ आसपास बस ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पर हल्की हल्की घास जमी थी। नदियाँ बह रही, बाकी वहाँ दूसरा कुछ नहीं। दूसरे दिन उन्हें सफ़र शुरू करना था। सफ़र के शुरुआत में ही एक गहरी नदी को पार करना था, पर आज नदी का बहाव और उसका स्तर कुछ ज़्यादा होने की वजह से लूकस को ठीक नहीं लग रहा। उसने इस बारे में रगनार से भी पूछा पर उसने कोई ठीक जवाब नहीं दिया और लूकस नदी पार करने के लिए मान जाता है। नदी पार करते वक्त ट्रांसलेटर का घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा और वो नदी में गिर गया। वो बहाव में बहता चला गया। जब तक ट्रांसलेटर को नदी से निकालते उसकी मौत हो चुकी थी। जिस बात का डर था वही हुआ। लूकस को उसकी मौत से काफ़ी दुख हुआ।
उन्होंने उसके शव को वहीं नदी के पास दफना दिया और अपने सफ़र पर आगे निकल गए। अब हर दिन इसी तरह हो गया था। दिन भर सफ़र करो और रात होते ही सो जाओ। लूकस की मानसिक स्थिति खोने लगी थी। इसकी चेतावनी फादर ने उसे पहले ही दी थी, क्योंकि ऐसे वीरान जगहों पर ऐसी बातें अक्सर घटती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो ट्रांसलेटर की लाश उन्होंने नदी के किनारे दफनाई थी, नदी के बहाव से उस पर की मिट्टी पूरी तरह से हट गई। यहाँ पहाड़ों पर चढ़ते वक्त लूकस खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा है। उसे ट्रांसलेटर के विज़न भी आ रहे हैं। यहाँ कैमरा में सबकी तस्वीर निकालते वक्त लूकस अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और सभी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगा। इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि लूकस को अब यहाँ और नहीं रहना है। रात वो अपने टेंट में प्रार्थना कर रहा है कि उसने जैसा सोचा था ये जगह उससे बिल्कुल अलग है। वो और सफ़र नहीं कर सकता। उसका शरीर अब जवाब दे रहा है। काफ़ी वक्त से उसने किसी से बात भी नहीं की। उसे लगता है शायद उसकी आवाज़ चली गई है, बस किसी तरह से उसे वापस लौटने का रास्ता दिख जाए। वो काली रात किसी तरह बीती और फिर एक और नया सवेरा सामने। सफ़र जारी था, पर घोड़े पर बैठा लूकस बेहोश होने लगा और घोड़े से नीचे गिर पड़ा। घिसता हुआ रेत के नीचे चला गया। रगनार और उसके आदमी किसी तरह उसे ऊपर ले गए और उसे कंबल से ढक दिया। लूकस को देख वो मरा हुआ मालूम पड़ रहा था। सिर्फ उसकी आंखें मात्र ही जिंदा थी। उसके ग्रुप ने अपना सफ़र जारी रखा और लूकस को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वहीं दूर हम दो बहनों को खेलता हुआ देखते हैं। ये वही जगह है जहां लूकस को पहुंचना था। यहां हम देखते हैं कि लूकस को यहां ले आया गया था और उसकी तबीयत अब एक हद तक ठीक है। उस घर में बस एना, ईदा और उसका पिता रहता है और उनके घर के बाहर ही चर्च बनने का काम चल रहा था। लूकस रात खाने पर सबके साथ बैठा था। वहाँ कार्ल के कहने पर लूकस प्रार्थना भी करता है। लूकस कॉटेज में सामान रखवाने में एना की मदद भी करता है और ईदा की एक फ़ोटो भी क्लिक की। दूसरे दिन जब लूकस बैठा होता है तो रगनार उससे सवाल करता है कि उसे भी भगवान की प्रार्थना करनी है, वो कैसे करीब जा सकता है। लूकस को रगनार पहले से ही थोड़ा अजीब लगता है। रगनार ज़रूर कुछ छिपा रहा है। वो उसके किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। दूसरे दिन चर्च में आसपास के लोग भी आए थे, क्योंकि एक जोड़े की शादी थी, पर लूकस इसमें भाग नहीं लेता। वजह पूछने पर उसने बताया कि चर्च अभी अधूरा है, तो इसमें प्रार्थना करना ठीक नहीं होगा। वहाँ ऐसे मौके पर एक ट्रेडिशनल रेसलिंग होती थी। कार्ल लूकस को अपने साथ लड़ने को बुलाता है। किसी तरह कार्ल लूकस से हार जाता है। अब लूकस के साथ लड़ने को रगनार को बुलाया गया। रगनार को देखते ही लूकस का चेहरा गिर गया। रगनार लूकस से उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर भीतर से काफ़ी फुर्तीला था। पर लूकस ने हार नहीं मानी। लड़ते वक्त साफ नज़र आ रहा था कि दोनों के बीच रेसलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। हम देखते हैं लूकस की ईदा से अच्छी दोस्ती हो गई है। अब लूकस भी एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। यहाँ चर्च भी लगभग तैयार हो चुका था, पर रगनार लेटे हुए कुछ सोच रहा है। शायद अब भी वो लूकस के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ हम एक सुनसान जगह देखते हैं। लूकस का घोड़ा मरा पड़ा है। यहाँ लूकस एना की एक तस्वीर निकालता है। यहाँ एना बताती है कि वो आइसलैंडिक नहीं है, उसका जन्म डेनमार्क में हुआ है। जब वो 6 साल की थी तो वो डेनमार्क छोड़ यहाँ आकर बस गए और उसका घर वहाँ भी है। एक दिन वो वहाँ लौट ज़रूर जाएगी। एक दिन जब लूकस फोटोग्राफी के सभी इक्विपमेंट को साफ़ कर रहा होता है, तभी वहाँ रगनार आ गया। उसने कहा चर्च का काम लगभग ख़त्म हो चुका है और अब वो घर निकलने की तैयारी कर रहा है। उसे पतझड़ के पहले यहाँ से निकलना होगा, पर निकलने से पहले वो चाहता है कि लूकस उसकी एक अच्छी सी सिंगल तस्वीर निकाले। पर लूकस उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसे रगनार शुरुआत से ही पसंद नहीं, पर रगनार ज़िद पे आ गया था कि वो बिना फ़ोटो लिए यहाँ से नहीं जाएगा और लूकस भी अपनी ज़िद पर अड़ा था कि वो नहीं निकालना चाहता। लूकस उसे काफ़ी कुछ कहता है कि वो एक बददिमाग और बेहद ही घटिया किस्म का इंसान है। यहाँ रगनार बताता है कि उसे डैनिश भाषा आती है। उसकी माँ अक्सर डैनिश में ही बात किया करती, पर रगनार को ये भाषा कुछ खास पसंद नहीं। रगनार ने लूकस से झूठ कहा था कि उसे डैनिश भाषा समझ नहीं आती। रगनार ने खुद बताया कि वो एक जानवर है और बेहद ही घटिया इंसान है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पाप किए हैं
और उसने लूकस को घोड़े पर से गिरने के बाद वहीं छोड़ दिया था। और जो हमने देखा कि लूकस का घोड़ा मरा पड़ा है, उसकी हत्या भी रगनार ने ही की थी। यहाँ तक कि एक बार उसने किसी इंसान के पीने के पानी में पेशाब कर दिया था। रगनार ने लूकस से कहा कि वो उसके लिए प्रार्थना करे कि उसे इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। इतना सुनते ही गुस्से में लूकस उसे मारने दौड़ा और वहाँ दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और उसने गलती से रगनार के सर को एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। यहाँ हम देखते हैं शाम के वक्त ऐना घर के बाहर बैठी है। उसने लूकस को आता हुआ देखा। वो काफ़ी थका हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारा घोड़ा कहीं खो गया। ऐना ने कहा कि कोई बात नहीं, वो अक्सर घर लौट आता है। वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि जाने अनजाने में उससे किसी की हत्या हो गई थी, पर वो इस बारे में ऐना को कुछ नहीं बताता। कार्ल को भी पसंद नहीं कि उसकी बेटी ऐना लूकस के नज़दीक जाए। दूसरे दिन उसने ऐना से कहा कि वो लूकस के करीब न जाए क्योंकि वो एक कमज़ोर और मूर्ख इंसान है, क्योंकि जिसकी खुद की दिमागी स्थिति ठीक नहीं, वो तुम्हें कैसे खुश रखेगा, और वो यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाला। यहाँ हम देखते हैं चर्च का काम ख़त्म हो चुका और आज पहली बार सब चर्च में आ रहे थे। लूकस भी प्रेयर के लिए आया था, पर अचानक से बाहर से रगनार का कुत्ता लगातार भौंकने लगता है। शायद वो लूकस को भौंक रहा था। उसे पता है कि लूकस ने ही उसके मालिक रगनार की हत्या की है, पर जब वो बाहर उसे शांत करवाने के लिए गया तो वो फिसलकर कीचड़ में गिर गया और उसके शरीर के साथ साथ उसका चेहरा भी कीचड़ में सन गया। और अब उस कुत्ते की मौजूदगी लूकस को और डराने लगी। कार्ल उसके भीतर आने का इंतज़ार करने लगा, पर लूकस जब काफ़ी देर तक भीतर नहीं आया तो कार्ल ने बाहर जाकर देखा लूकस वहाँ नहीं था। वो कार्ल का एक घोड़ा चुराकर वहाँ से भाग चुका था और अब कार्ल का शक यकीन में बदल चुका था। कार्ल अपना घोड़ा लेकर उसकी खोज में निकल जाता है। उसे यकीन था कि लूकस ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जाने से पहले ऐना ने कार्ल से प्रॉमिस किया कि वो लूकस को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उससे बात करेगा। थोड़ी दूर जाकर वो लूकस को पकड़ लेता है। कार्ल उसके नज़दीक गया और नाइफ से उसके पेट में लगातार कई हमले किए, जिससे लूकस की वहीं मौत हो गई। कार्ल ने कहा कि लोग ये समझेंगे कि वो सफ़र के दौरान घोड़े से गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद जब ईदा उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसे प्रीस्ट की लाश दिखाई दी, पर अब वो एक कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। वो देख काफ़ी इमोशनल हो गई। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में इस घास पर फूल उगेंगे और वो भी प्रकृति का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमने फिल्म में देखा कि कैसे सर्वशक्तिमान आइसलैंड कैसे एक कमज़ोर पृष्ठ के विश्वास की परीक्षा लेता है। यहाँ नेचर के आगे उसके एक न चली और लड़ते लड़ते अंत में वो हार गया। दोस्तों, हमें पता चलता है कि फ़िल्म की कहानी 7 ऐतिहासिक फ़ोटोग्राफ्स से इंस्पायर्ड है, जो कि एक डैनिश प्रीस्ट द्वारा लिए गए थे, और फिल्म की बाकी कहानी इमेजिन्ड की गई है। आइसलैंड में एक बॉक्स मिला था जिसमें 7 वेट प्लेट फ़ोटोग्राफ्स मिले थे और ये फ़िल्म उसी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।